नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं? कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़? तो अभी प्री बोर्ड बहुत नज़दीक है एंड वी हैव टू कंप्लीट ऑल द गाला पेपर्स, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूल्स में गाला पेपर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है इन द प्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो बट ऑब्वियसली हमें उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है सो दैट हमारा प्री बोर्ड के मार्क्स अच्छे हैं, बिकॉज प्री बोर्ड के मार्क्स आपके जुड़ जाते हैं आपके इंटरनल्स में। तो इसके लिए ये प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई भी आलतू फालतू एग्ज़ाम नहीं है ये, ठीक है ना बच्चा। तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आज अपन करने वाले हैं बच्चा जी पेपर 3 का सेक्शन ए मैथ स्टैंडर्ड में। ओके, तो अभी शुरू कर लेते हैं और कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, देखते हैं कि पेपर 3 में हमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, थोड़ा इसको ऊपर ले लूँ। इफ़ HCF ऑफ 57 and 95 is 57m minus 95 then what is the value of m? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा है कि HCF 57 और 95 का है 57m माइनस 95, तो इसमें m क्या है वो बताना है। ठीक है, कोई नहीं, अपन नॉर्मल पहले ना HCF के लिए 57 और 95 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। ठीक है बेटा, तो 57 को 3 डिवाइड करेगा, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 9 ज़ा, ठीक है, 19 तो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो क्या हो गया 3 इंटू 19। ओके, 95 का कर दे, 95 5 की टेबल में रहेगा ना, 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी 19। ओके, तो अगेन 5 इंटू 19, तो सीधी सी बात है HCF क्या आ गया बच्चा 57 और 95 का HCF आया 19। अब ये HCF की इक्वल टू में ये वाला इक्वेशन है ना, तो ये HCF की वैल्यू तो हमें मिल गई 19, तो हम यहाँ पे 19 लिख देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर HCF ऑफ 57 एंड 95 इज इक्वल्स टू 57m माइनस 95। अब हमने HCF निकाल दिया, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 19 इज इक्वल्स टू 57m माइनस 95। ठीक है, 95 को यहाँ पे ले लेते हैं, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू 57m। ठीक है, 95 और 19 को प्लस कर लेते हैं, 14 10 11 कितना आया 114 इज इक्वल्स टू 57m। ओके, सो 114 अपॉन 57 इज इक्वल्स टू m, तो 114 को 57 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 का डबल लगेगा, 3 9 10 ज़ा, ओके, 3 3 ज़ा 9, 10 11 2, 3 8 ज़ा 24, 19 1 ज़ा 19 2 ज़ा 38, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है यस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, ना बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है, फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द ज़ीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल्स टू डैश। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो अब बेटा यहाँ पे क्यूब है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 3 ज़ीरोस आने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया कि पावर जितना होता है उतने ज़ीरोस आते हैं। तो हम यहाँ पे सीधी सी बात है अल्फ़ा बीटा गामा 3 ज़ीरोस हैं, इनका रिलेशन, अगर आपको इनका रिलेशन नहीं पता कुछ भी, तो मैंने पूरी की पूरी फॉर्मूला की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने हर एक फॉर्मूला समझाया भी है और ऐसे समझाया कि आपको ऑन द स्पॉट लर्न भी हो जाए। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके सारे के सारे फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें मैंने ये समझाया था कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का वैल्यू कैसे होता है। तो इसका एक्चुअली वैल्यू होता है C अपॉन A। ओके, सो अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, इसको मैं कंपेयर कर लूँ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के साथ। ठीक है, सो कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर c की जगह क्या आ रहा है cx है, मतलब x की वाली वैल्यू क्या है 31, मतलब c की जगह क्या आएगा 31 अपॉन यहाँ पे a, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। ठीक है, तो 31 अपॉन 1 मतलब क्या आया आंसर हमारा 31, ऑप्शन है 31, जी हाँ ए ऑप्शन। ठीक है, नाउ थर्ड,
Let's see third equation. The geometrical representation of the pair of equations 2x plus 3y minus 8 equals to 0 and 4x plus 6y minus 16 equals to 0 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग वाला बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, पैरेलल, या तो फिर नन ऑफ द अबव। तो अब इसके लिए हमें कंडीशन चेकआउट करनी पड़ जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है बेटा, कंडीशन होती है A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब क्या करना ना, हमें ये वाली A1/A2 अब ना सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग हाल फिलहाल के लिए इक्वल टू की साइन लगा देते हैं, इतना तो क्लियर हो गया, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अब जैसे ये वाली इक्वेशन लूँ मैं, तो इसके अंदर A1x मतलब कंपेयर करोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करोगे ना। ठीक है, तो x के आगे a लगता है, तो इसको मैं A1 वाला मान लेती हूँ, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4, मतलब a वाली पॉइंट्स क्लियर, इक्वल्स टू B1 B2, यहाँ पे y मतलब देखो y के सामने क्या आ रहा है b आ रहा है, तो यहाँ पे y के यहाँ पे क्या है 3 और नीचे क्या है 6। ओके, फिर जो सिंपल वैल्यू है उसको c कहेंगे, तो क्या आ रहा है -8 और अपॉन में क्या आ रहा है -16, माइनस साइन हो तो वो अप्लाई करोगे। कटिंग करके देखते हैं हम लोग, 2 1 जा 2 2 जा 1/2, 3 1 जा 3 2 जा 6 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा 1/2। तीनों वैल्यू सेम आई, तीनों वैल्यू सेम आई, इसका मतलब कैसी लाइंस हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, क्योंकि कंडीशन में जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आता है, दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कि वो लाइंस कैसी हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, देखो अगर हम बात करते हैं ए की, तो मैम ए में क्या कंडीशन होनी चाहिए, फॉर ए मतलब कि फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, अब ये B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 मान लो। ठीक है, मेन ये दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए। फिर बचती है हमारे पास, ये तो हो गया कोइंसिडेंट लाइंस, फिर सी क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 होता है, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो अब हमारे पास तो ये सब इक्वल है, मतलब कि हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, तो इसके लिए क्या हो गया, कोइंसिडेंट। अगर इनमें से कोई कंडीशन आती है, अगर तीनों नॉट इक्वल होते तो इंटरसेक्टिंग, अगर ये इक्वल होता और ये नॉट इक्वल होता तो पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गया ना कंडीशंस को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question, if the equation 8x square plus mx plus 3 equals to 0 has the real equal roots, then find the value of m। ठीक है, कैसे रूट्स है बेटा, इक्वल रूट्स है। ओके, जब रूट्स इक्वल होते हैं ना बेटा, तो जो d की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना अपन। ठीक है, क्या होता है 0, तो d इक्वल्स टू 0, d की फॉर्मूला क्या होती है, b² - 4ac होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लगा देंगे, तो इसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ ax² + bx + c = 0 के साथ। तो देखो ये x के साथ क्या है b, यहाँ पे x के साथ क्या है m, तो b की जगह क्या लिख दें हम लोग, m लिख दें। तो यहाँ पे b की जगह m² - 4, a की जगह पर 8, c की जगह पर 3। ठीक है, सो m² माइनस क्या हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32, 32 इंटू 3 96 इज इक्वल्स टू 0। सो m² इज इक्वल्स टू 96, माइनस का वहाँ पे गया प्लस, तो m इज इक्वल्स टू 96 का अंडर रूट, है ना। अब काम करते हैं, 96 के फैक्टर्स निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, हाँ 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 48, फिर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 24, फिर क्या हो जाएगा 12 6 3 3 1। ठीक है, तो चलो 2 का 1 करते हैं, ये 2 बने तो इसका 1 हो गया, ये 2 आए इसका 1 हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4 4, और जिसके साथ उसका दोस्त नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 3 ज़ा 6,
4√6, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 4√6 आंसर आना चाहिए। अच्छा अब देखो ये रूट जो होता है ना बेटा, जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपका आंसर प्लस माइनस में आना चाहिए। उसका रीज़न समझो, देखो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है ना बेटा, और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ठीक है। तो जब मैं 9 का स्क्वायर रूट करूँ तो आपको पता है क्या कि वो -3 में से आया है कि +3 में से आया है, नहीं पता ना, इसके लिए हम प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो सी इज़ द ऑप्शन जहाँ पे आपको दिया हुआ है +/4√6, तो ऑप्शन सी, ठीक है। ओके नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट ए पी इज डैश। आपको ए पी दिया हुआ है -11, -8, -5 ... 49। आपको निकालना है फोर्थ टर्म A4 निकालना है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से निकालना है, ठीक है। कोई नहीं, देखो अब पहले तो A क्या हो गया -11, है ना, फिर D क्या हो जाएगा। अब D ना बेटा जनरल अपन क्या बोलते हैं, A2 - A1 बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो ठीक है बोल देते हैं अभी हम लोग। अब देखो यहाँ पर A2 - 4 टर्म है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर A2 - A1 करना है, तो A2 क्या है -8, -A1 क्या है -11, -8 + 11 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब ना जब आपको ये बोले ना कि फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब पीछे से शुरू करो, तो यहाँ पे डी की जो भी वैल्यू आई ना उसके आगे साइन चेंज कर लेना। ये प्लस था तो इसके लिए नेगेटिव कर लिया, अगर नेगेटिव आता तो मैं पॉजिटिव कर लेती, ठीक है। तो जब भी लास्ट टर्म ऐसा दिया जाए ना कि पीछे से आपको निकालना है, तब आपको ये चीज़ करनी पड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा हमें पीछे से निकालना है, सॉरी पीछे से निकालना है, तो हमें यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। तो ए हमारा होगा 49, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ए क्या हो जाएगा 49, पीछे से शुरू करना है ना, ओके। तो ए और डी आ गया, A4 निकालना है, A4 क्या होगा A + 3D, फॉर्मूला तो ये रहती है, ठीक है। तो A4 = A की जगह 49 + 3D की जगह -3, 49 - 9 कितना आ गया 40, ठीक है यहाँ पे आंसर 40, यस बी इज द ऑप्शन। ओके नाउ 6th क्वेश्चन, ओके लेट्स सी क्या कह रहा है। ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC similar to triangle PQR. The perimeter of the ABC is 50. Okay. Perimeter of triangle ABC is 50 centimeter and perimeter of triangle PQR is 40 centimeter. ठीक है, आपको AC कह रहा है 22 सेंटीमीटर, तो PR क्या होगा वो बता दो, ठीक है। देखो बच्चा, अब अगर मेरी बात समझना, आपके पास अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं दैट मीन्स कि उनके साइड्स रेशियो में होंगे, हाँ या ना, बेसिक चीज़ है ना चैप्टर 6 की ये। तो एज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर दैट मीन्स द साइड्स आर इन रेशियो, ठीक है। साइड्स का रेशियो होने का मतलब है क्या हो जाएगा, AP/PQ इज इक्वल्स टू BC/QR इज इक्वल्स टू AC/PR। इसका मतलब तो यही होता है, अगर रेशियो सेम है तो इनका अगर प्लस करेंगे फिर भी तो रेशियो सेम ही आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है ना। अगर इंडिविजुअल साइड का रेशियो निकालेंगे और वो इक्वल टू सेम आ रहा है, तो अगर आप ऊपर वाली साइड्स को प्लस कर लो नीचे वाली को प्लस कर लो, फिर भी आपको आंसर तो सेम ही आएगा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हाँ भाई प्लस करना भी सेम ही है, तो प्लस करने को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो हम कहेंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, 1 सेकंड, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, कौन सी साइड दी हुई है, AC दी हुई है, तो इक्वल टू में एक साइड लिख दो, अपॉन में कौन सी साइड निकालनी है, PR निकालनी है, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल ABC है तो उसके बगल में उसकी ही साइड ले ली, नीचे ट्रायंगल PQR है तो उसके बगल में वही ले लिया, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या है 50/40, AC कितना है 22/PR। ओके चलिए कटिंग शटिंग कर लेते हैं।
0 0 कैंसिल आउट, 5/4 इक्वल टू 22/PR, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ करती हूँ, ध्यान दो, ये रहा, ठीक है। तो 5/4 इक्वल्स टू 22/PR, इसको यहाँ पे ले लो, इसको वहाँ पे ले लो, तो PR इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 5 नीचे आ जाएगा। कुछ कटिंग हो रही है? नहीं, ठीक है। तो 88/5, 88/5 मतलब कि आंसर आ जाए डेसिमल में, डेसिमल में वैल्यू नज़र तो आ रही है अपन को, ठीक है। तो 88 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, कितना बचेगा 3, 38, 7 ज़ा 35, 3.0, 17.6। लेट्स चेक, ओके, है यहाँ पर 17.6 बी ऑप्शन, ठीक है। तो PR की वैल्यू कितनी आई? 17.6, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है? फिर इन द ब्लैंक्स है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस 0,4, 0,0, 3,0 इज डैश यूनिट्स, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा अपन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ग्राफ के अंदर। ये ग्राफ बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। देखो ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, तो एक तो है 0,0, 0,0, एक है 4,0, 0,4, ये 0 और 4 है, मतलब y एक्सिस की तरफ है 0,4, और एक क्या है 3,0, मतलब कि x एक्सिस दिया हुआ है ना। क्या होता है, यही होता है ना, जैसे 3,0 इसको x और y से कंपेयर करो, मतलब क्या वो x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू दी हुई है, मतलब समझो कि मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, तो ये क्या हो गया 3,0, ठीक है। अब अगर मैं इनको मिलाकर ट्रायंगल बनाऊं तो मुझे ऐसा कुछ ट्रायंगल मिलेगा, ये रहा ट्रायंगल मिल गया मेरे को, है ना। अब आप खुद देखो, ये वाली पॉइंट 0 पे है और ये वाली पॉइंट 3 पे है, तो गैप कितना होगा, 0 से 3 का गैप 3 होता है ना, तो ये हो गया 3, ओके। यहाँ पे देख लो बेटा आप, ये क्या है, ये 0, ये 0, कितना आ रहा है, किस पॉइंट पे अपन टच कर रहे हैं, 4 पे टच कर रहे हैं, तो कितना गैप हो जाएगा 4, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये 90 डिग्री है, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है, बिकॉज एक्सिस तो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है ना, ठीक है। तो इतना भी क्लियर हो गया। तो 90 डिग्री तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को ये वाली साइड मिल जाएगी। अब जनरली आप देखो स्टैंडर्ड में हो ना बेटा, तो स्टैंडर्ड में आपको पाइथागोरस के कुछ ट्रिपलेट्स तो दिमाग में होने चाहिए। तो अगर एक 3 है, दूसरा 4 है, मतलब तीसरा क्या होना चाहिए 5, ओके। नहीं भी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख सकते हो, रफली करना है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर कितना आता है 5 आता है, तो ये क्या हो गया 5। तीनों साइड्स आ गई। हमें इन्होंने बोला कि पेरीमीटर बता दो, तो पेरीमीटर मतलब कि 3 + 4 + 5, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 आंसर होना चाहिए, यस 12 यूनिट्स है यहाँ पर, देखो चेक कर लो, बात समझ में आई, ठीक है। देखो इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में तो आएंगे नहीं, ये आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में। तो इसके लिए मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। इसमें आपको टाइम स्पेंड करने बैठोगे ना बेटा आप लोग सेक्शन ए में, तो पता चलेगा कि आपका 1 घंटा खाली सेक्शन ए में चला जाएगा, 2 घंटे में आपको बाकी सारा पेपर ख़त्म करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जितना शॉर्टकट तरीका अगर आप सोच सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उतना करो, बिकॉज इन द एग्ज़ाम आपको मेथड तो शो करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ आंसर लिख के आना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपने किस मेथड से किया है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। तो कभी भी, जैसे मुझे पता है कि आप कोई एक वीडियो पे स्टिक नहीं होते, ठीक है, आप 2-3 चैनल के वीडियोस देखते हो, शायद मैंने कुछ और मेथड किया होगा, कोई और होगा वो कोई और मेथड करेगा, तीसरा बंदा कोई और बताएगा, आपको जो शॉर्टकट आपको सूटेबल लगता है गो फॉर इट, ठीक है। तो मेरा जो मानना ये है कि एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ठीक है, आप ना ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को दिमाग में रखते जाओ ताकि आपका टाइम सेव हो ना। मैथ का पेपर बहुत लेंथी हो जाता है, बच्चे ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं उसको। वेल चलो आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू a/b, sin थीटा इज इक्वल्स टू a/b,
देन फाइंड कॉस थीटा। ओके, देखो आपको साइन और कॉस की रिलेशन याद है ना, स्टैंडर्ड में आपको तो पता ही होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन की इन्होंने वैल्यू दी है a अपॉन बी, तो a अपॉन बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देती हूँ, 1 माइनस इसको वहाँ पे ले लिया, तो a अपॉन बी होल स्क्वायर, है ना। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर दोनों पे एप्लीकेबल हो गया। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। मुझे तो कॉस थीटा चाहिए ना, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो कॉस थीटा इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का अंडर रूट। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और नीचे बी स्क्वायर का रूट, मतलब मैंने इस रूट को दोनों जगह पे डिवाइड कर दिया। देखो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको पता चल जाए तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमको फटाफट से इसको जनरलाइज जस्ट कर लेना है, तो ताकि ये स्क्वायर और ये 1/2 कट हो जाए। तो मेरे पास क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अपॉन बी। चेक कर लें एक बार ये आंसर, ये रहा ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज। Ninth question. Point P lies in the exterior of a circle and two tangents from P touches the circle at A and B. Okay, तो सर्कल है, उसके एक्सटीरियर में पॉइंट P है, पॉइंट P से दो टेंजेंट्स सर्कल की तरफ जाके सर्कल को टच कर रहे हैं। मेरा फिगर गंदा बन गया, A और B पर। इफ़ पी ए बी इज़ 45, क्या है पी ए बी, पी ए और ये बी, ठीक है ना। ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है 45, देन पी बी ए निकालना है। क्या निकालना है, पी बी ए। देखो बेटा, अब आपको ये पता होगा कि जब एक पॉइंट बाहर होती है और उससे जब दो टेंजेंट बनाए जाते हैं सर्कल पे, तो वो टेंजेंट्स कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है, ये आपने थ्योरम भी किया होगा, सीधी सी बात है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अभी 9th का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ट्रायंगल के लिए, कि भाई अगर दो साइड्स इक्वल है ना तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। बात समझ में आई। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। मैं अगर इसको नाम दे दूं तो ये पी ए बी मानूं मैं इसको, तो पी ए और पी बी इक्वल है। ये मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है एंगल ए, पूछ रहा है बी क्या होगा, तो क्या होगा, सेम ही हो जाएगा, मतलब बी भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, पी बी ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। पॉइंट समझ में आई ना बेटा, ठीक है। अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड्स, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन, ऑप्शन बी है 45। ओके, लेट मी अरेंज, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 5:8। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, दो सर्कल हैं C1 C2, उनके रेडियस R1/R2 कितने दिए हुए हैं, 5/8 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू माइनर आर्क्स ऑफ दो सर्कल्स इज 4:5। सुनो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू माइनर आर्क्स, लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क को अपन बेटा L मानते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क तो क्या दिया हुआ है, दो सर्कल के लिए L1/L2, वो दिया हुआ है अपन को 4/5। देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द माइनर सेक्टर्स, हमें रेशियो निकालना है माइनर सेक्टर्स का, ओके। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल 1
अपॉन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल 2। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ये भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होगा ना। पर हम ये वाली फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है, हमें थीटा तो दिया ही नहीं हुआ है। चलो रेडियस तो है हमारे पास, बट थीटा है ही नहीं, तो कैसे लगाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। तो अभी कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो याद करना, हमें इसकी जगह पर अब जो लिख रही हूँ वो फॉर्मूला यूज़ करनी है। कौन सी? हाफ एल इंटू आर। ओके, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली फॉर्मूला मैंने जो फॉर्मूला वाली वीडियो है उसमें मैंने पूरा का पूरा समझाया हुआ है। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में बताया कि नहीं बताया, बट मेरा फ़र्ज़ था तो मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको मैथ में फॉर्मूला में कहीं भी गड़बड़ होती है, नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। वो आपको जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना, क्लास 10th बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी में ही आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर देखना बेटा। तो वेल, आपको अलग लेंथ और अलग रेडियस है, इसके लिए 1 1 लगा दिया फॉर द सर्कल 1। ठीक है, और हाफ L2 R2 R2। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? L1 इंटू R1 अपॉन L2 इंटू R2। ठीक है, अब अगर मैं इसको ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दूँ तो L1 अपॉन L2 कितना है? 4/5। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 4/5 मल्टीप्लाई R1 अपॉन R2 कितना है? 5/8। तो इसको मैंने लिख दिया है 5/8। ठीक है, 5 5 कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो ऊपर की तरफ क्या बचा? 1, नीचे की तरफ क्या बचा? 2। मतलब कि रेशियो कितना आना चाहिए? 1:2। चेक कर लें, 1:2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। ओके, सो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? द वॉल्यूम ऑफ द कोन विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर इज डैश। अरे इतना आसान। देखो, द वॉल्यूम ऑफ द कोन, हमें वॉल्यूम निकालना है कोन का। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 7 सेंटीमीटर और दिया हुआ है स्लांट हाइट L 25 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम में तो हम लोगों को बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, और इन्होंने हमें स्लांट हाइट L दिया हुआ है, तो पहले तो हमें एच निकालना पड़ जाएगा। कैसे निकालें? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है? L² = R² प्लस H²। तो L की जगह 25, 25² = R की जगह 7, और H तो हमें निकालना है तो उसको एज इट इज़ रहने दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 625 = 49 प्लस H²। 625 माइनस 49 = H²। ठीक है, तो 625 में से 49 डिडक्ट 1, ये होगा 6, ये 5, 11 कितना हो जाएगा? 8 नहीं 7, और ये 5। ओके, 576। तो कितना आ गया हमारे पास? 576 = H²। तो H = 576 का अंडर रूट, स्क्वायर है ना, 576 परफेक्ट स्क्वायर होता है 24 का। ठीक है, तो H कितना मिल गया? 24 सेंटीमीटर। चलो खूब बालो। अब हम निकाल देते हैं वॉल्यूम। 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 7 स्क्वायर, और H की जगह पे हमने लिखना है 24 बिकॉज वो हमने निकाल दिया। ठीक है, 1/3 इंटू 22/7, 7 को 2 बार लिख देती हूँ मैं, थोड़ा इजी हो जाता है। तो 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24। ठीक है ना, और तो कुछ बचा नहीं कटिंग करने के लिए। तो वॉल्यूम कितना आ गया है? ऊपर क्या बचा है? 22, 7 इंटू 8। ओके, कितना हो जाएगा? 22 इंटू 7 तो 154। 154 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 32, 3 कैरी 40, 43 4 कैरी 1 2 3 2, 1 2 3 2। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। In the usual notations,
ए आपको दिया हुआ है 25, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई यू आई दिया हुआ है। अच्छा, एच दिया हुआ है, मीन निकालना है। क्या दिया हुआ है? एफ आई यू आई, मतलब कि स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो हमें मीन निकालना है ना, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, यही होता है ना। तो ठीक है ना, वैल्यूज लगा देते हैं। ए कितना दिया हुआ है? 25, एफ आई यू आई कितना है? 16, एफ आई कितना है? 50, एच कितना है? 10। ठीक है ना, लग गया सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट, बस, और तो कुछ कटिंग होने से नहीं रही। 25 16 अपॉन 5, ठीक है। तो पहले 16 अपॉन 5 कर लेते हैं, मैं 16 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, 0 22, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 3.2, तो 25 प्लस 3 28.2। चेक कर लें, देखो ये रहा 28.2, ठीक है। ओके, नाउ ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। 13 क्वेश्चन, इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.6, अब ऊपर डॉट है ना, मतलब कि 0.6666 चलता जाएगा, ठीक है। तो फिर ए बार आपको 1/3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो बताना है, ठीक है। देख लेते हैं, देखो पी ऑफ ए और पी ऑफ ए डैश 1 होता है मिलाकर। पी ऑफ ए इन्होंने कहा है 0.6 बार, है ना, ठीक है। 6 बार मतलब कि मैं अभी लाइक 6 डॉट मतलब क्या होता है? 0.6666, तो मैं इसको 0.67 ले लेती हूँ। पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 माइनस 0.67, ओके। तो 1 में से 0.67 को माइनस करना है, 091, कैरी किया ना, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3, ओके, 0.33, तो कितना आया? 0.33, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना हो, क्योंकि यहाँ पे तो इन लोगों ने 1/3 बोला है ना, तो 1/3 यहाँ तो आप इसको सॉल्व करके ये चेक कर लो, यहाँ तो इसको सॉल्व कर लो। 1/3 चेकआउट कर लेते हैं। 1/3 मतलब क्या होगा? 1 और 3 को डिवाइड करना है 1 को। 0.033 ज़ा 9, 1 0 3 3 ज़ा 9, क्या आ रहा है? 0.33 आ रहा है, और हमारा भी तो आंसर वही आया ना, मतलब कि हाँ सही है, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं, 1/3 ही है, तो यस, आंसर इज ट्रू। ओके, नाउ 14th, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 4y equals to 24 and x by 4 plus y by 3 equals to 2 has infinitely many solutions. ओके, चेक करना पड़ जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन तो ठीक ही है, पहले तो इसको अपन को नॉर्मल इक्वेशन में, लाइक नॉर्मल मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं पहले तो, x by 4 प्लस y by 3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो क्या कर लूँ? 3 को यहाँ पे ले लूँ, तो 3 इंटू एक्स 3x, 4 को यहाँ पे ले लो, 4 इंटू वाई 4y, 3 4 ज़ा 12, इसको यहाँ पे ले लो, तो क्या बच गया? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, बन गई इक्वेशन। और पहली वाली इक्वेशन क्या दी हुई थी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, वही दी हुई थी। दोनों सेम है ना, सब कुछ सेम जा रहा है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। 3/3, 4/4, 24/24, सारी की सारी वैल्यू सेम है, तो यस, आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही तो ये होती है ना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो जैसे ये a1/a2 मतलब कि 3/3 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। 4/4 लिखोगे आंसर क्या आएगा? 1। 24/24 लिखोगे आंसर क्या आएगा? 1। तो तीनों वैल्यू सेम आ गई ना, तो इनको अपन कहते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो उन्होंने वही पूछा है, तो यस, आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, ओके 15th,
द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस. ओके, देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54. सम ऑफ द रूट्स आपको 15 बोले गए हैं, ट्रू फॉल्स बताओ. ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होती है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस. अब इसको कंपेयर कर लो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ. तो b की जगह कौन ले रहा है, 15 ले रहा है, तो माइनस की साइन एज पर द सॉल्यूशन. b की जगह 15, a की जगह कौन ले रहा है मैम, कुछ भी नहीं है, तो 1 है. तो आंसर क्या आया, -15. इन्होंने क्या पूछा है, 15, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. 16 पॉइंट्स 3,6 -2,6 एंड 0,-6 आर कोलिनियर पॉइंट्स. देखो अब इसको सॉल्व मत करने बैठना भैया, परेशान हो जाओगे. ग्राफ बना दो. क्या 3 थोड़ी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करोगे, नहीं. तो देखो एक पॉइंट क्या बोला है, 3,6. ठीक है, अगर मैं इसको 0, -1, -2, 1, 2, 3, ओके, देन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मानूँ मैं. ठीक है, समझ लो यहाँ पे 6 आ गया. और ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को अगर प्लॉट करना है तो 3,6, ये 3,6, ये क्या है, -2,6, और ये क्या है, 0,-6 नीचे की तरफ आया, -6 नीचे की तरफ आया. तो बेसिकली ये तो यूं ज्वाइन हो गया ना, है ना, जबकि हमें कैसा मिलना चाहिए था, हमें तो सीधा मिलना चाहिए. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स तो हमें सीधी मिलती हैं, सीधी लाइन में होनी चाहिए. अगर यहाँ पे -6 का 6 होता ना, 0,6, ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स आ जाती, बट यहाँ पे -6 बोला, नीचे की तरफ जाएगा -6, है ना, -6 नीचे की तरफ, तो ये तो ट्रायंगल का शेप आ गया, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स. समझ में आया बेटा. ठीक है, इतना सब कुछ सॉल्व नहीं करने का, 1 मार्क में है ना. 17. ओके, क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 spheres is 64:27. ओके, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, 64:27. ऑब्जेक्ट क्या है, स्फीयर्स. फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज. ठीक है, मतलब कि S1 अपॉन S2 निकालना है हमें. ठीक है, देखो अब पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं हम लोग. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की फॉर्मूला होती है 4/3πr3, और सरफेस एरिया की फॉर्मूला होती है 4πr². मतलब कि मुझे रेडियस चाहिए, सीधी सीधी सी बात है. ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं रेडियस निकाल देती हूँ. देखो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 4/3πr³ अपॉन 4/3πr³. ये R1 और ये R2 लगेगा फॉर V1 एंड V2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. 4/3 कॉन्स्टेंट कट गया, पाई कॉन्स्टेंट कट गया. क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू R1³ अपॉन R2³. ठीक है, V1 क्या है, 64, V2 क्या है, 27, R1³ और R2³. ये R1 अपना क्यूब जब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेगा तो ये बन जाएगा क्यूब रूट, और ये जब अपना क्यूब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेगा तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब रूट इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2. 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है ना, तो 4 इज इक्वल्स टू R1. 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, अपॉन R2. R1 अपॉन R2 आ गया. नाउ S1 अपॉन S2 दैट इज़ 4πr² अपॉन 4πr². यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, अगेन 4π कैंसिल. ठीक है, रेशियो तो निकालना है. तो हमें क्या बचा, R1² अपॉन R2². सो R1 कितना है, 4,
R2 कितना है 3, कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आएगा आपका 16:9। ठीक है, डन। नाउ 18th क्वेश्चन। Okay, yep. If the mean of the first natural numbers is 17m upon 33, then find n. Mean of the first natural numbers 17n upon 33। ठीक है, तो इसमें n क्या है वो हमें निकालना है। ओके, देखो बेटा, इसके अंदर हमें क्या बोला गया ना, यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स बोला गया है, उसका मीन हमें ये दिया हुआ है। अब अगर हम ये देखें तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 चलता जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला आता है कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज n+1/2, ये फॉर्मूला रहता है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स मतलब कि सिग्मा xi/n होगा। अब इनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या है, n+1/2, और ये अपॉन n जो ऑलरेडी फॉर्मूला में वो भी लग जाएगा। अच्छा, इन्होंने मीन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17n/33, तो यहाँ पे अप्लाई कर दे, तो 17n/33 इज इक्वल्स टू n+1/2n। ठीक है, अब ये n कैंसिल हो गया। ओके, सो देयरफॉर 17n/33 इज इक्वल्स टू n+1/2। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो 17n को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये n+1 को 33 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 34n। 33 इंटू n इज़ 33n + 33, पता चल गया ना। 33 को पहले n से मल्टीप्लाई किया फिर 1 से किया, सो 34n - 33n इज इक्वल टू 33। 34 - 33 1, मतलब n बचा, कितना आया आंसर 33। ठीक है, ना नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द HCF ऑफ, ओके, HCF ऑफ 115 और 414 हमें निकालना है। ओके, सो 115 के फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोग। 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा 4, नहीं, अच्छा पीछे 5 है ना, सीधा 5 से लगा दूँ ना, कहाँ 7 पे जा रही हूँ मैं, पीछे 5 है ना, तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 23 प्राइम नंबर। तो 115 के फैक्टर्स आ गए 5 × 23। अब क्या आ रहा है 414, 414 को 2 से स्टार्ट कर दूँ, 2 2 ज़ा 4 0, 2 7 ज़ा 14। ओके, अब यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी 9 ज़ा, फिर 3 से जाएगा 23 एंड देन 23 का 1। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या आ गए 2 × 3² × 23। अब साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को बच्चा, 23 जो है वो कॉमन नंबर है, इसके लिए HCF क्या आया इसका 23। डन। ओके, now 20th question. If 7 is one of the roots of the equation x² + 4x + k = 0, find the other root. ओके, तो आपको एक रूट दिया हुआ है 7 और हमें दूसरा रूट निकालना है। तो पहले हमें जो ये अननोन k है वो निकालना पड़ जाएगा ना। तो x² + 4x + k = 0, जहाँ पे आपको x की जगह 7 अप्लाई कर सकते हो, 1 रूट इज़ गिवन। सो 7² + 4 2 ज़ा 8 + k = 0, 49 + 8, 4 2 ज़ा 8 ना,
प्लस के इक्वल टू 0, 49 प्लस 8 फॉर 57, 57 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चा -57, ये वहाँ चला जाएगा। सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँ तो क्या हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4k प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस के साथ -57 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा अरे सॉरी, एक्स की जगह 7 लगाना है, क्या कर रही हूँ मैं। ओके, तो 7 4 ज़ा 28, 28 को यहाँ प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 77। ठीक है, तो कितना आ गया 77। ओके, सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 77 इक्वल्स टू 0। अब 77 तो एक ही के टेबल में आता है, किस में 11 7 ज़ा 77, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेगा, जी हाँ, तो इसका मतलब कि सीधा हम करेंगे यहाँ पे स्प्लिटिंग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11k माइनस 7k माइनस 77 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमन, अरे यार बच्चों इसको दोबारा कर लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई इस क्वेश्चन में। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स हमें दिया हुआ है 7, तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 4 7 प्लस के इक्वल्स टू 0, सो 49 प्लस 28 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 77 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू आ गई -77। यहाँ तक क्लियर। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, के की जगह पे लगा देंगे -77 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 77 मतलब कि 7 इंटू 11 77 होता है। ठीक है, हमें मिडल में क्या चाहिए 4 चाहिए, तो 11 में से 7 गया तो 4 मिलेगा, क्लियर है ये। सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो फिर x प्लस 11 माइनस यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 11 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 और x प्लस 11 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल्स टू 7 और ये x इक्वल्स टू -11। अब यहाँ पे 7 तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इफ़ 7 इज़ वन ऑफ द रूट, तो 7 तो दिया, मतलब कि अदर रूट क्या हो जाएगा, सो दस अदर रूट इज़ -11। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे गड़बड़ हो गई। ओके, ना 21, the graph of x square minus 7x plus 6 does not intersect x-axis, intersect x-axis at point 1 and intersect the x-axis at 2 points। ठीक है, तो चलो क्या इक्वेशन होगा वो अपन को देख लेना है। तो इसके अंदर हमें निकालना पड़ जाएगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, हम लोग x की दो वैल्यू निकाल देते हैं, सीधी सी बात आ गई। ठीक है, तो देखो पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 फैक्टराइज कर लेते हैं, 6 7 चाहिए ना, तो -6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अभी आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो ये इजी वाली है ना, इसलिए मैंने जल्दी से इसको स्प्लिट कर दिया। तो क्या आएगा x कॉमन, x माइनस 6, यहाँ पे 1 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब ये x की दो वैल्यू आई। तो जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ पे कटिंग होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे देखो सी ऑप्शन आ जाएगा, इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, तो 21 का आंसर क्या मिलेगा C। नो 22 सेम ही क्वेश्चन है, इक्वेशन डिफरेंट है। ओके, तो क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब 36 के फैक्टर्स निकालो जो आपको 12 मिले, तो 36 आता है
9 4 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। अब 9 + 4 करेंगे तो 13 आएगा, प्लस 6 + 6 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो दोनों अपने पास फैक्टर सेम है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करूँ, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे करना है। देखो ये वाला जो इक्वेशन था इसमें हमने 6 लिया, ठीक है। तो 6 किसके टेबल में आता है, एक तो 1 6 ज़ा 6 और दूसरा 2 3 ज़ा 6, समझना मेरी बात को। मिडल में क्या लाना है, 7, ठीक है। तो 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 मिलेगा और माइनस करोगे तो 1 मिलेगा, तो ये तो फैक्टर हुआ नहीं। 6 + 1 करेंगे 7 मिलेगा, मतलब कि दो अलग अलग फैक्टर्स ले रहे हैं ना हम लोग, 6 और 1, वही वही आया ना जो आपने फैक्टर्स यहाँ पे लिया, वही वही आंसर भी हमारा वही आया, सीधी सी बात है। दैट मीन्स कि यहीं से पता, एक्चुअली आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट मैंने सोचा कि पहले एक बार करवाऊँ आपको, फिर आपको मीनिंग समझाओ तो आप ना क्लियर हो जाओगे कि कैसे करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देखो तो 9 4 में तो आ ही नहीं रहा है। 6 × 6 मतलब कि 6 + 6 12, तो मतलब मुझे x की दोनों वैल्यू कैसी मिलेगी, 6 मिलेगी, है ना। x की दोनों वैल्यू सेम मिलेंगे क्योंकि अपने पास सेम फैक्टर है, तो वो x को एक ही जगह पे काटेगा ना, क्योंकि x की दोनों वैल्यू हैं तो सेम ही ना। तो इसके लिए इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 1 पॉइंट, ठीक है। तो 22 का सीधा आंसर क्या आ गया, बी। यूँ दिमाग लगाना होता है आपको, ठीक है। पीछे के फैक्टर से देख लो क्या आएगा, अगर सेम फैक्टर्स आ रहे हैं तो 1 पॉइंट, अलग अलग फैक्टर्स आ रहे हैं तो 2 पॉइंट, सीधी सी बात है, ठीक है। इसको सॉल्व क्यों करेंगे हम लोग, हमें इन्होंने बोला थोड़ी सॉल्व करने के लिए, मैच द फॉलोइंग है, बट किया मैंने ताकि आपको, अब मैंने इसमें नहीं किया क्योंकि मैंने को आपको समझाना था, तो आप अभी समझ चुके हो इसका, है ना। चलिए नाउ 23, द वैल्यू ऑफ 1030 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3। 1/√3 कब है, बी में, तो 23 का आंसर बी। 24 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब कि 24 का आंसर सी, ठीक है। डन बेटा। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, ओके। यहाँ पर वी हैड डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स, ठीक है। जहाँ पे ट्रिक था, टिप था, जहाँ पर मुझे सम करने के बाद फिर आपको समझाना, तो मैंने हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई। तो प्लीज़ बेटा ऐसे सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए वो यूँ कान में हैंड फ्री लगाकर सुनते हैं। अब मैं कहानी थोड़ी सुना रही हूँ बेटा, मैं आपको सम समझा रही हूँ, तो सम समझा रही हूँ तो साथ साथ में नोटबुक लेके बैठो और वो चीज़ करते जाओ, तब पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। वरना यूँ समझ में, यूँ तो कहानी तो अच्छी लगती है सुनने में, कौन सी दिक्कत वाली बात है, तो वो मत करिए, ठीक है। तो जब भी आप मैथ्स का वीडियो देखिए तो प्लीज़ नोटबुक साथ में रख के बैठिए, पहले मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, जैसे मैं कहती जा रही हूँ उसको सॉल्व करते जाइए, सुनते जाइए, सॉल्व करते जाइए। उसके बाद वीडियो बंद कर लीजिए पूरा का पूरा और वही सेक्शन दोबारा से खुद सॉल्व कीजिए बिना कोई हेल्प के, ना आप नोटबुक से हेल्प लोगे ना आप वीडियो से हेल्प लोगे, ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग दूसरे सेक्शंस की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर बच्चा।